लिखेंगे केस डी। whenever increase or decrease whenever increase or decrease of exchange rate is given। अब की बार आपको डायरेक्टली इंक्रीज और डिक्रीज जो दे रखा होगा वो एक एक्सचेंज रेट का यानी करेंसी का नहीं। एक्सचेंज रेट विल डिक्रीज बाय 2%, एक्सचेंज रेट विल इंक्रीज बाय 5%। तो इंक्रीज और डिक्रीज जो गिवन होगा वो आपको डायरेक्टली किसका गिवन होगा? एक्सचेंज रेट का आपको गिवन होगा। in this situation in this situation we must apply increase or decrease we must apply increase or decrease directly on given exchange rate। डायरेक्टली ऑन गिवन एक्सचेंज रेट। अगर आपको एक्सचेंज रेट का इंक्रीज और डिक्रीज दिया है तो मैं डायरेक्टली जो एक्सचेंज रेट मुझे दी हुई है मैं उस पर उसे डायरेक्टली अप्लाई कर दूंगा। कैसे? देखिएगा। एग्जाम्पल, गिवन एक्सचेंज रेट है आपकी $1 बराबर ₹50.4565। ये आपकी गिवन एक्सचेंज रेट है आपके पास। इफ exchange rate increases by 5% over 3 months। If exchange rate increases by 5% over 3 months, then calculate expected spot rate। ये लीजिए, अब कुछ क्वेश्चन का डेटा ऐसा होगा, आपको एक एक्सचेंज रेट दे दी जाएगी और एक्सचेंज रेट का इंक्रीज या डिक्रीज आपको डायरेक्टली दे देंगे। ये लीजिए, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट कैसे निकालूंगा?
गिवन रेट है 50.4565 और अगर ये एक्सचेंज रेट 5% बढ़ जाएगी तो 1.05 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी मैंने सिंपली 5% बढ़ा दिया। 50.4565 इंटू 1.05, यानी नई रेट मेरे पास आ गई 52.9793। ये मेरे पास मेरी एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आ गई। बस डायरेक्ट एप्लीकेशन है और कुछ नहीं है। गिवन एक्सचेंज रेट 1 यूरो बराबर ₹70.4560। ये आपको दिया हुआ है गिवन एक्सचेंज रेट 1 यूरो बराबर इतने रुपये इन 3 मंथ टाइम। एक्सचेंज रेट will decrease by 5%। 3 महीने में जो एक्सचेंज रेट है वो 5% गिर जाएगी। देन what should be the एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। तो आपके पास एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट क्या रहेगी? हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें डायरेक्टली रेट गिवन है। तो 70.4560.95 रह जाएगा इसका। 5% अगर डिक्रीज हो गई तो जो रेट आज प्रिवेल कर रही है उसकी 95% पर वो रेट आ जाएगी। दैट मीन्स 70.4560 इंटू 0.95, 66.9332। ये आपका आंसर हो गया। ये लीजिए, ये 4 सिचुएशन आपके पास हैं एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट निकालने के लिए। क्लियर है बिल्कुल? तो आपके पास अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई आपको नो हेजिंग का कैश फ्लो निकालना है, तो पहले तो आपको एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट निकालनी पड़ेगी। ये जो हमारी स्टेप 1 चल रही थी आपकी, ये हमारी एक्चुअली में तो स्टेप 1 ही चल रही थी, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, जब हम नो हेजिंग को अप्लाई कर रहे थे। और इस एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट से अब हम कैश फ्लो निकाल लेंगे। तो आप चाहें तो स्टेप 2 डाल के लिख दें। नाउ कैलकुलेट कैश फ्लो अंडर नो हेजिंग। नाउ कैलकुलेट कैश फ्लो अंडर नो हेजिंग by using expected स्पॉट रेट। उसके बाद ये जो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट निकाली है, इसका यूज करके हम ये निकाल लेंगे
कि भाई आपके पास क्या कैश फ्लो आया, और देन अब आपके पास दो कैश फ्लो आ चुके हैं, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कैश फ्लो और एक आपके पास आ गया नो हेजिंग का कैश फ्लो। देन इन दोनों को कंपेयर करके जिस पैटर्न का आपके पास क्वेश्चन आएगा आप उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ये आपके पास है नो हेजिंग की टेक्निक का पूरा आंसर। मतलब अब कुल मिलाकर 4 स्टेप हो गई। ऑल्टरनेटिव वन फॉरवर्ड हेजिंग अगर हम जाते हैं तो 2 स्टेप। सबसे पहले एप्लीकेबल फॉरवर्ड रेट निकालनी है और फिर उस रेट से कैश फ्लो निकाल लेना है। ऑल्टरनेटिव टू नो हेजिंग पर जाएंगे। नो हेजिंग पर जाकर वापस से वही 2 स्टेप्स लगेंगी। सबसे पहले गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट निकालेंगे और उस एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट से हम क्या निकाल लेंगे, कैश फ्लो कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है बिल्कुल? आइएगा अब इसके क्वेश्चन किस पैटर्न पर आएंगे जरा हम उस पर आते हैं। तो आप अपनी शीट पर जाएं, क्लास एग्जांपल 37 निकालेंगे। क्लास एग्जांपल 37। सर पेज नंबर। अब पेज नंबर एक्चुअली मेरे पास अलग होगा, आप देखो ना फॉरेक्स चैप्टर आपके इंडेक्स में। क्लास एग्जांपल 37। हाँ, क्लास एग्जांपल 37। देखिएगा ध्यान से समझना इसने क्या बोला है। देखो, अ कंपनी इज कंसीडरिंग हेजिंग इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। कंपनी जो है वो अपनी फॉरेन एक्सचेंज की रिस्क की हेजिंग करना चाहती है। इट मेड अ परचेजेज ऑन 1 जनवरी 2008। ये टाइमलाइन लेते हैं, क्या पीरियड है, किस तरह से डेटा गिवन है। आपने परचेजेस की है 1 जनवरी 2008। परचेजेस फॉर विच इट हैज टू मेक अ पेमेंट ऑफ $50,000। पेमेंट करना है $50,000 का, और ये पेमेंट आपको करना है 30 सितंबर को, यानी इसकी जो ड्यू डेट है वो यहां है। आपके पास ड्यू डेट जो है वो है 30 सितंबर। आइएगा, द प्रेजेंट एक्सचेंज रेट, प्रेजेंट मतलब स्पॉट रेट हो गई। स्पॉट रेट आपको दी हुई है $1 बराबर ₹40। ये आपको स्पॉट रेट दी है। इट कैन परचेज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एट $1 एट 39। फॉरवर्ड रेट भी उसने दे दी। अगर वो फॉरवर्ड हेजिंग में जाता है तो जो फॉरवर्ड रेट उसे मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 39। लेकिन द कंपनी विल हैव टू मेक अ अपफ्रंट प्रीमियम ऑफ 2% ऑफ द फॉरवर्ड अमाउंट परचेज। आइए, यानी अगर ये पर्सन, ये जो कंपनी है, अगर ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लेती है तो इसे एक कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी, अपफ्रंट प्रीमियम कॉस्ट। प्रीमियम कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी। और प्रीमियम कॉस्ट कितना बोला है, जितनी वैल्यू का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करोगे उसका 2% आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। तो आपकी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है $50,000 इंटू 39, और इसका
2% आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा? अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लेते हो तो आपको ये अपफ्रंट, अपफ्रंट का मतलब होता है एडवांस में देना, यानी 1 तारीख को अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बुक करते हो तो इमीडिएटली आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो 50,000 इंटू 39 इंटू 2%, आपको 39,000 का अमाउंट एज अ प्रीमियम पे करना पड़ेगा अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो तो। आगे चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ फंड टू द कंपनी इज 10% पर एनम एंड द रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स इज 50%, बट यू हैव टू इग्नोर द टैक्सेशन। अब आपको दे रखी है कॉस्ट ऑफ फंड कितनी। अब इसका क्या मतलब है समझिएगा। अगर आपको आज 39,000 रुपए पे करने हैं तो आपको ये फंड अरेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बाकी 39 रुपए का पेमेंट तो आप ड्यू डेट पर करोगे, लेकिन आज अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करते हो तो आपको इमीडिएटली 39,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अब अगर 39,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे तो फंड अरेंज करना पड़ेगा, और उस फंड को अरेंज करने की कॉस्ट दे रखी है 10%। यानी आप ऐसे समझ लो, 2 तरीके से समझ सकते हो। मैं इस 39,000 का 10% की रेट पर लोन ले लूंगा सितंबर तक के लिए, क्योंकि मुझे पैसा आज देना है। तो मुझे, अगर मैं आज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करता हूं तो मुझे आज इस पैसे को अरेंज करने के लिए लोन लेना पड़ेगा 10% की रेट पर। कितने महीने के लिए? 9 मंथ के लिए। या इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो, सुनना। अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं तो मुझे आज 39,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैं अगर 39,000 का आज पेमेंट कर देता हूं तो मैं इस पैसे को इन्वेस्ट करके 10% ब्याज कमा सकता था, मुझे उसका नुकसान हो जाएगा। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दोनों में से सोचने का तरीका आप कुछ भी रख सकते हो, दोनों ही सेम चीजें हैं। पॉइंट समझ आ रहा है? या तो मैं ऐसे बोलूं कि अगर मैं आज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं तो मुझे 39,000 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, मेरी मनी ब्लॉक हो गई। अगर मैं फॉरवर्ड हेजिंग पर न जाता तो ये 39,000 का पेमेंट नहीं करना पड़ता, और इस पर मैं 10% की रेट से 9 महीने का ब्याज कमा सकता था, जिसका मुझे नुकसान हो जाएगा अगर मैं फॉरवर्ड कवर पे जाता हूं तो। अगर फॉरवर्ड पे नहीं जाऊंगा तो ये नुकसान नहीं होंगे। तो इसका मतलब मेरे ऊपर एक और नुकसान आ गया, इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट 39,000 पर 10% की रेट से 9 महीने का इंटरेस्ट भी मुझे देना पड़ेगा। सर एक बार इंटरेस्ट दोबारा बता दीजिए। 1 मिनट, बिल्कुल सिंपल है, देखो धीरे धीरे सुनो। आज आप अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो इतना पैसा देना पड़ेगा। तो भैया पैसा दोगे तो पैसा लेकर भी तो आओगे कहीं से। पैसा अरेंज करने की कॉस्ट दे रखी है 10%। तो आप ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करोगे 9 महीने का, ये 9 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जब आप करोगे तो आपको 10% से ब्याज भी तो देना पड़ेगा। यस सर। तो वो निकाला है मैंने। अब चाहे आप इसे जी। ऐसे मान लो कि ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, चाहे आप ये मान लो कि फंड अरेंज करने की कॉस्ट हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? टोटल कॉस्ट ड्यू टू फॉरवर्ड हेजिंग, यानी अगर आप फॉरवर्ड हेजिंग में आते हो तो आपको अभी एक खर्चा करना पड़ेगा 39,000 प्लस 2,925।
ये एक एडिशनल खर्चा हो गया 41925। ये लीजिए, इम्पैक्ट दे रखा है। अभी तक तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते थे, इस बार एक नया इम्पैक्ट आ गया कि अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर जाते हो तो इतना खर्चा आपको और करना पड़ेगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन एंड कंप्यूट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी ड्यू टू द हेजिंग। यानी आपको यह बताना है इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की हेजिंग करने की वजह से क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ। दो सिचुएशन दी हुई है। पहली, अगर 30 सितंबर को यानी एक्सपेक्टेड स्पॉट दे दी, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट अगर 42 रुपए हो गई तो बताओ क्या प्रॉफिट लॉस है। और दूसरा, अगर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आपकी 38 हो जाए तो आपका क्या प्रॉफिट और लॉस होगा। और प्रॉफिट और लॉस निकालना है कि अगर आप फॉरवर्ड कर लेते हो तो आपको क्या नुकसान और फायदा होगा। तो आइए, पहली सिचुएशन में हम बात करते हैं। व्हेन एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट इज इक्वल टू 42। अगर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट 42 चली जाए तो हमारा फायदा नुकसान। ऑल्टरनेटिव वन, फॉरवर्ड हेजिंग। अगर मैं फॉरवर्ड हेजिंग पर जाता हूं, एप्लीकेबल फॉरवर्ड रेट क्या दे रखी है आपको, $1 बराबर 39 थी। अगर आप फॉरवर्ड हेजिंग में जाते हो तो आपके ऊपर फॉरवर्ड रेट लगेगी 39। अब मुझे बताओ, आपको पेमेंट करना है क्योंकि आपने परचेजेस की है तो आप पेमेंट करोगे। तो पेमेंट करोगे तो आपके पास से कैश आउटफ्लो होगा क्योंकि आपको डॉलर खरीदने के लिए रुपए देने पड़ेंगे। कैश आउटफ्लो बताओ कितना होगा। $50,000 इंटू 39। ये लो, 50,000 इंटू 39 यानी 19,50,000 का। और कैश आउटफ्लो ड्यू टू एंटरिंग इनटू फॉरवर्ड कवर। और कितने देने पड़े, फॉरवर्ड कवर की वजह से आपको देने पड़े 41,925 रुपए। अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट न करते तो आपके पास से ये भी नहीं जाता। बताओ क्या यहां तक की बात समझ आ गई। अगर मैं फॉरवर्ड हेजिंग में गया तो एक तो 39 रुपए के हिसाब से तो डॉलर खरीदूंगा। तो $50,000 अगर 39 के हिसाब से खरीदूंगा तो मुझे बैंक को इतने रुपए देने पड़ेंगे। और चूंकि मैं फॉरवर्ड कवर में गया तो मुझे अपफ्रंट प्रीमियम देना पड़ेगा प्लस उसका इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो एक अमाउंट मुझे ये भी देना पड़ेगा। तो ये दो कैश फ्लो हो गए मेरे फॉरवर्ड कवर में। नो हेजिंग।
अगर मैं फॉरवर्ड में न जाकर नो हेजिंग में जाता हूं, एप्लीकेबल एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, पहले केस में एप्लीकेबल एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट है 42 रुपए, यानी मुझे जो डॉलर हैं वो 42 रुपए पर खरीदने पड़ेंगे। तो मेरा कैश आउटफ्लो, मेरा कैश आउटफ्लो हो गया $50,000 इंटू 42, 21 लाख का मेरा आउटफ्लो हो गया, 21 लाख का। आइए, और इधर मेरा टोटल कैश आउटफ्लो कितना है, एक तो हुआ 1950 और प्लस एक हुआ 41925, तो 19,50,000 प्लस 41925 यानी 1991। बोलो क्लियर है बिल्कुल। अब देख लो, गेन और लॉस निकाल लो कि फॉरवर्ड हेजिंग की तरफ से उसने मांगा है आंसर। तो अगर आप फॉरवर्ड हेजिंग करते हो तो आपका इतना आउटफ्लो होगा, लेकिन अगर आप कोई हेजिंग नहीं करते हो और वेट करते हो तो इतना आउटफ्लो होगा। तो लिख दो हेंस गेन ड्यू टू फॉरवर्ड हेजिंग, गेन ड्यू टू फॉरवर्ड हेजिंग 21 लाख माइनस 1991,925, 108075, 108, ये मेरा आंसर हो गया। इतना मुझे फायदा होगा अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर जाता हूं और मार्केट में रेट 42 चली जाती है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो मुझे फायदा होगा वो ये आ गया। when expected स्पॉट रेट इज इक्वल टू 38। अब आपको दिया है दूसरी सिचुएशन, अगर आपकी रेट एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट 38 रुपए हो जाए तो अब गेन और लॉस निकालो। तो फॉरवर्ड हेजिंग का आंसर तो सेम ही रहेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। भाई फॉरवर्ड हेजिंग में तो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट से कोई चेंज होगा नहीं, तो 1991,925। ऑल्टरनेटिव टू नो हेजिंग, अगर हम नो हेजिंग पर जाते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट
वो हो गई आपकी 38 रुपए। एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आ गई 38 रुपए। $50,000 इंटू 38 रुपए, ये आपका कैश फ्लो आएगा। 50,000 इंटू 38, ये आ गया 19 लाख। यानी अगर आप फॉरवर्ड हेजिंग पर जाते हो तो आपके पास से जो आउटफ्लो होगा वो होगा 1991925 का। लेकिन अगर आप वेट करते हो और नो हेजिंग की टेक्निक पर जाते हो तो आपके पास से कैश आउटफ्लो होगा केवल 19 लाख का। तो अब अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर चले गए तो आपको नुकसान हो गया, क्योंकि उसने माना जो है, आंसर जो मांगा है वो समझना। उसने बोला है प्रॉफिट लॉस बताओ अगर आप हेजिंग कर लेते हो। तो हेजिंग कर ली तो मेरा आउटफ्लो तो फिक्स हो गया, लेकिन अगर मैं हेजिंग न करता तो यही आउटफ्लो होता, तो मुझे लॉस हो गया। तो लिख दो हेंस लॉस ड्यू टू फॉरवर्ड हेजिंग। लॉस ड्यू टू फॉरवर्ड हेजिंग हो गया 1991925 में से माइनस कर दो 19 लाख। माइनस के लिए मैं पहले कुछ भी लिखूं उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस गेन और लॉस आपको समझना पड़ेगा। तो लॉस हो गया मेरा 91,925 रुपए का, ये लीजिए। ये मेरे पास एक एग्जांपल था जिसमें एक नया पॉइंट आ गया था कि बस अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर जाते हो तो आपको कुछ एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर निकाल रहे हैं। आइए क्लास एग्जांपल 35 पर आएंगे। नहीं, 34 पे आइए पहले। क्लास एग्जांपल 34। क्लास एग्जांपल 34 निकाल लिया सभी? आंसर दिखा दो सर, एक सेकंड। क्या हो गया? आंसर दिखा दीजिए सर। ये लो। हो गया सर, हो गया। चलिए क्लास एग्जांपल 34। देखो इसने क्या बोला है समझना। जे के एल लिमिटेड एन इंडियन कंपनी, ठीक है। JKL एन इंडियन कंपनी हैज एन एक्सपोर्ट एक्सपोजर, यानी आपने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। और जिसकी वजह से आपको जापानीज येन मिलने वाले हैं। कितने? 1 करोड़ जापानीज येन आपको मिलेंगे। कब मिलेंगे? पेबल अगस्त 31st, ये आपकी ड्यू डेट है। 31 अगस्त। लेकिन एक समस्या आ गई, जापानीज येन इज नॉट डायरेक्टली कोटेड अगेंस्ट द इंडियन रूपी। भाई आप समझ रहे हो, आप इंडिया के हो, जो कंपनी है जेके लिमिटेड वो इंडिया की है। अब अगर उसे जापानीज येन मिलेगा तो जापानीज येन मिलेगा तो उसे येन के बदले में रुपी चाहिए।
बट आपको वो बोल रहा है कि डायरेक्टली येन और रुपी की कोट ही नहीं है, मतलब क्रॉस रेट के क्वेश्चन आ गया। करंट स्पॉट रेट दे रखी है आईएनआर स्लैश यूएस डॉलर, यानी आपको जो करंट स्पॉट रेट दे रखी है वो क्या दे रखी है, एक यूएस डॉलर बराबर इतने रुपए, और फिर दे रखी है एक यूएस डॉलर बराबर इतने जापानीज येन। दो रेट आपको दी हुई हैं, आपको येन वर्सेस रुपी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट जापानीज येन will depreciate to 124 level and Indian rupee to depreciate against US dollar to rupees 65। ये आपको उसने एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट डायरेक्ट दे दी। उसने क्या बोला वो सुनना, हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि जापानीज येन गिरेगा, किसके अगेंस्ट गिरेगा, यूएस डॉलर के अगेंस्ट गिरेगा, और वो 24 लेवल पर 124 लेवल पर चला जाएगा। दैट मींस अगर मैं एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट पर बात करूं, तो मुझे दिया हुआ है $1 बराबर येन 124, और साथ ही साथ इंडियन रूपी भी दे रखा है, तो $1 बराबर रूपी 65। अब मुझे बताइए, अगर $1 बराबर इतने येन हैं और वही $1 इतने रुपए के बराबर है, तो क्या मैं येन वर्सेस रुपी निकाल सकता हूं? मैं क्या बोल सकता हूं, इसका मतलब क्या हो गया कि 124 येन जो है वो 65 रुपए के बराबर है, तो यानी 1 येन 65/124 रुपए के बराबर है। तो ये मेरे पास रेट आ गई 65 डिवाइड बाय 124, 65 डिवाइड बाय 124, 0.5242। ये लीजिए, गिवन डेटा से मैंने एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट निकाल ली। बात समझ में आ रही है? ये स्पॉट दे रखी है, फिर ये दे रखा है कि एस्टिमेटेड रेट है, तो एस्टिमेटेड रेट कौन सी हो गई, एक्सपेक्टेड स्पॉट हो गई। अब आपको क्या दे रखी है, फॉरवर्ड रेट दे रखी है। फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट में भी ऐसे ही दिया हुआ है, इंडियन रुपीज स्लैश यूएस डॉलर और जापानीज ये स्लैश यूएस डॉलर। तो मुझे निकालनी पड़ेगी अब फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट के लिए मुझे दिया हुआ है $1 इज इक्वल टू रुपीज 66.50, और $1 इज इक्वल टू जापानीज येन 110.35। वापस से वही बात आ गई, अगर $1 इतने रुपए के बराबर है और $1 इतने येन के बराबर है, तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, यानी 110.35 येन इतने रुपए के बराबर आ गया। तो 1 येन 66.50 डिवाइडेड बाय 110.35, ये मेरे पास फॉरवर्ड रेट भी कैलकुलेट हो गई। मैंने दोनों रेटें पहले ही निकाल ली, 66.5 डिवाइड बाय 110.35, 0.6026। ये लीजिए।
चलिए, अब उसने पहला क्वेश्चन क्या मांगा है सुनना। कैलकुलेट लॉस इफ हेजिंग इज नॉट डन। वो ये बोल रहा है अब हेजिंग को भूल जाओ, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर निकालना पड़ेगा। हेजिंग भूल जाओ, हेजिंग तो मैंने की नहीं है, वो ये बोल रहा है। अज्यूम करो कि हेजिंग नहीं कर रहे हो, तो ये बताओ कि आपका लॉस क्या होगा। अब मुझे बताओ, जब मैंने हेजिंग की नहीं तो मैं लॉस कैसे देखूं। आओ समझना इस बात को। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत जल्दी पकड़नी पड़ेगी। ये आपका था डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, और ये है आपकी ड्यू डेट। ड्यू डेट जहां पर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आपने निकाली है, क्योंकि हेजिंग नहीं करोगे तो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट पर सेटलमेंट होगा। तो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट कितनी थी आपकी, 1 येन बराबर 0.5242 रुपीज। क्या यहां तक की बात क्लियर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर आपने कोई हेजिंग नहीं की, यानी आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया आपने, ठीक है, आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो फॉरवर्ड वाली तो बातें ही भूल जाओ। जब किया ही नहीं तो उसका गेन लॉस तो अभी मैं देख ही नहीं सकता। तो अब मेरे पास गेन लॉस निकालने का एक ही तरीका बचा। अगर मैं सामने वाले को ड्यू डेट देता ही नहीं, तो मैं इस दिन भी तो सेटल कर सकता था। इफ सेटल्ड ऑन स्पॉट रेट, मेरी बात समझ रहे हो। मुझे जो पेमेंट करना है, मैंने एक्सपोर्ट किया है तो मुझे पेमेंट मिलेगा। तो अगर मैं सामने वाले को 31 अगस्त की डेट न देता, तो मुझे आज सेटलमेंट करने पर क्या कैश फ्लो मिलता। तो मुझे स्पॉट रेट चाहिए। अब स्पॉट रेट क्या है, $1 बराबर ₹62.22, और $1 बराबर जापानीज येन 102.34। सो ये दोनों इक्वेट हो सकते हैं। तो मेरे पास एक स्पॉट रेट भी आ गई। ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। 62.22 डिवाइडेड बाय 102.34, 0.6080। नाउ अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। उसने मुझसे कहीं भी फॉरवर्ड की बातें नहीं की, तो अब मैं कंपैरिजन फॉरवर्ड से तो कर ही नहीं सकता हूं। तो अब मेरा जो कंपैरिजन होगा वो स्पॉट वर्सेस एक्सपेक्टेड स्पॉट होगा। यानी अगर मैं डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पर ही अपने ट्रांजैक्शन को सेटल कर लेता, तो मेरा ये कैश फ्लो होता। लेकिन मैं रुका और मैंने अपने कस्टमर को बोला कि भैया अगस्त में सेटल करना। तो अगर मैंने अगस्त में सेटलमेंट करवाया तो मुझे कुछ फायदा या नुकसान हुआ, वही मुझे निकालना है। तो आइए, एक्सपेक्टेड लॉस इफ नो हेजिंग।
expected loss if no hedging. Cash inflow if transaction were settled at spot rate. अगर ट्रांजैक्शन स्पॉट पर सेटल होता तो 1 येन के बदले में 0.6080 रुपए मिलते, तो 1 करोड़ के बदले में क्या मिलते? मुझे इतने रुपए मिल जाते, यानी 60,80,000 रुपए का मुझे इनफ्लो होता। मैंने हेजिंग की नहीं और अपने कस्टमर को अगस्त तक का टाइम दिया, तो कैश इनफ्लो सेटल्ड एट एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। अगर एक्सपेक्टेड स्पॉट पर सेटल किया तो मेरा इनफ्लो होगा 1 करोड़ येन इनटू एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट क्या निकाली थी मैंने, 0.5242, यानी कितना आ गया, 52,42,000। ये लो, हेजिंग न करने की वजह से लॉस तो तय हो गया क्योंकि रेट हुई, लेकिन अब हेजिंग नहीं की तो मेरा ये एक्सपेक्टेड लॉस आ गया। मेरी बात को एक बार फिर ध्यान से सुनना, पहले ये लॉस निकाल लो फिर समझना। देखो, एक तो होता है गेन और लॉस मांग रहा है फॉरवर्ड करने की वजह से या न वजह से, जो आपने पहले किया वो अलग क्वेश्चन थे। यहां उसने एक चीज तो क्लियर कर दी कि हेजिंग तो की ही नहीं गई है, अब लॉस निकालो। अब जब हेजिंग ही नहीं की तो मैं हेजिंग को तो कंपेयर कर ही नहीं सकता, हेजिंग नहीं की तो मैं हेजिंग को तो कंपेयर कर ही नहीं सकता। समझ रहे हो? अगर वो हेजिंग करवाता तो वो क्या बोलता, गेन और लॉस निकालो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को करने की वजह से। अब उसने पूछा लॉस और गेन निकालो अगर आप फॉरवर्ड नहीं करते हो। अब उसने फिर आगे वापस चला, अब वो बोल रहा है हाउ द पोजीशन विल चेंज इफ फर्म टेक्स फॉरवर्ड कवर। एक मिनट, अब इसी क्वेश्चन में इसने पूछ लिया, क्या पूछा, अब आप बताओ कि पोजीशन में क्या चेंज आएगा अगर फॉरवर्ड कवर कर लेते हो, तो लिखो गेन और लॉस ड्यू टू फॉरवर्ड कवर, कि अगर मैं फॉरवर्ड कवर कर लेता हूं तो अब वापस से गेन और पोजीशन बतानी है, तो लो
अगर स्पॉट रेट पर सेटलमेंट होता तो ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 60,80,000। दूसरा निकलेगा, सर ये आज की रेट है ना, 60,80,000 सर। क्या चीज? ये 60,80,000 आज की रेट है सर। आज की कहाँ है? 60,80,000 स्पॉट रेट है डेट ऑफ ट्रांजेक्शन की। हाँ सर, मतलब वही कहने का। आज की थोड़ी हुई, आज तो ड्यू डेट वाली बात आ गई। मतलब टुडेज रेट मतलब आप ये बोलोगे, यानी ट्रांजेक्शन की डेट। हाँ सर। कैश इनफ्लो ड्यू टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर जाते हो तो कितना कैश फ्लो होगा? फॉरवर्ड रेट कितनी निकाली थी हमने? 0.6026। बताओ कितना मिला? 60,26,000। लॉस तो अभी भी रहा। कितना लॉस रहा? लेकिन मुझे बताओ, क्या फॉरवर्ड कवर करने की वजह से लॉस कम हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तो इतना एक्सपेक्टेड लॉस होता। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया तो एक्सपेक्टेड लॉस तो तब भी हुआ, लेकिन वो लॉस केवल 54 हुआ, तो लॉस कम हो गया ना। या मैं इसको ऐसे भी निकाल सकता था, ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली कैश इनफ्लो एट एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। अगर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट पर जाता तो कैश इनफ्लो था 5242। और कैश इनफ्लो एट फॉरवर्ड कवर, फॉरवर्ड कवर का कितना था? 62,6,000। तो गेन ड्यू टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितना हो गया? ज्यादा कैश इनफ्लो हो गया ना फॉरवर्ड में। अगर एक्सपेक्टेड स्पॉट पर सेटल करते तो इतना ही मिलता, लेकिन अगर फॉरवर्ड किया तो आपको ज्यादा पैसे मिल गए। तो 62,6,000 माइनस 52,42,000 कितना आ गया? 7,84,000। और यही आंसर ऊपर दिखेगा आपको, ये देखो। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि फॉरवर्ड कवर करने की वजह से 8,38 का लॉस कम होकर 54 आ गया, तो इसे फायदा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? 8,38 माइनस 54, बताओ कितने का फायदा हो गया? ये लीजिए। बस एक क्वेश्चन का तरीका चेंज हो गया क्योंकि उसने कुछ अलग तरीके से मांग लिया। हालांकि सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते हो
मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 784 ऐसे भी शो कर सकते हो। और चूंकि आप ये ऑलरेडी निकाल चुके थे एक्सपेक्टेड लॉस, तो मैंने इस लॉस को इस लॉस से कंपेयर कर लिया कि भाई अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट न करता तो 838 का लॉस हो रहा था। लॉस तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी हुआ, लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में लॉस होने की वजह से लॉस गिरकर 54 आ गया। तो लॉस का गिरना भी तो मेरा बेनिफिट है। अगर लॉस गिरेगा तो भी इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा, गेन होगा। तो यानी फॉरवर्ड कवर की वजह से मेरी पोजीशन चेंज हो गई और मेरा लॉस जो है वो 784 से कम हो गया, या मैं ऐसा बोल दूं कि मुझे 7,84,000 का गेन हो गया। बोलो क्लियर है बिल्कुल ये। अब इसने इसी क्वेश्चन में एक नया पॉइंट डाल दिया, अब डायरेक्ट पॉइंट डाल दिया इसने। सेकंड देखो, ये बोल रहा है अगर 31 अगस्त की रेटें ये होती, यानी ऊपर वाली 31 अगस्त की रेटें नहीं, अब ये वाली रेटें 31 अगस्त को होती, यानी एक्सपेक्टेड स्पॉट का नया डेटा दे दिया। रिवाइज्ड एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, उसने बोला अगर अब आपकी जो स्पॉट रेट है वो क्या हो जाती, 66.25 और $1 बराबर येन है 110.85। सो 110.85 येन बराबर 66.25। तो 1 येन बराबर तो 1 येन बराबर, अब आपकी एक्सपेक्टेड स्पॉट चेंज हो गई, 66.25 डिवाइड बाय 110.85 0.5977। तो अब ये पूछ रहा है क्या अब फॉरवर्ड कवर जस्टिफाइड है क्या, तो चेक कर लो। कैश इनफ्लो एट एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, अब कैश इनफ्लो एट एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट होगा 1 करोड़ येन इंटू 0.5977, यानी कितना हो गया, 59,77,000। अब कैश फ्लो होगा 59 लाख। और कैश इनफ्लो एट फॉरवर्ड रेट, तो वो आपने ऊपर निकाला था फॉरवर्ड रेट का 60, तो गेन कितना हो गया, 60 26 माइनस 59 77,
49,000 का आपका गेन आ गया। यानी अगर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट चेंज हो जाती है तो भी हमारा जो डिसीजन है ना फॉरवर्ड कवर का वो जस्टिफाइड है, तब भी हमें फॉरवर्ड कवर पर या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर जाना चाहिए, क्योंकि हमें उससे जो फायदा मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। Hence, decision of forward cover is justified. ये लीजिए, क्योंकि अभी भी हमें अगर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट तक रुकते हैं तो केवल इतने का इनफ्लो हो रहा है, और अदरवाइज हमें इतने का इनफ्लो हो रहा है, तो अभी भी हमें जो है वो कितने का फायदा है, 49,000 का अभी भी हम बेनिफिट ले सकते हैं अगर हम फॉरवर्ड कवर पर जाएं। डेटा चेंज करके उसने आपको एक्सपेक्टेड स्पॉट रिवाइज करवा दी, फॉरवर्ड वही रही, तो आंसर दोबारा निकालना था। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? तो ये एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था जिसमें आपको इस तरह से कंपैरिजन करने को बोला गया था।